हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज की सेशन में हम लोग मैराथन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। पॉलिटेक्निक 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, मतलब कि आईएमईडी का कंप्लीट आईएमईडी देखेंगे सिर्फ 2 घंटे में। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आपको सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा देंगे ताकि आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाएँ। तो चलिए आज के इस मैराथन क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को और उनके सोल्यूशन को भी देखते हैं। देखिए, आईएमईडी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको काफ़ी स्टूडेंट स्टार्टिंग में नहीं पढ़ते हैं, जब एग्ज़ाम आता है तब पढ़ते हैं। क्योंकि देखिए, आईएमईडी का जो एग्ज़ाम होता है वो लगभग हर बार की तरह इस बार भी आईएमईडी के एग्ज़ाम में लगभग 3 से 4 दिन का गैप रखा गया है। और आप इसमें ही अगर आप आईएमईडी में थोड़ा 3 से 4 दिन भी पढ़ते हैं तो आप इसमें पास हो जाएंगे। क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पूरा थ्योरी होता है, सिर्फ आपको लिखना होता है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप अगर 2 पन्ने में देते हैं तो आप 100% आईएमईडी सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे। लेकिन हाँ, जो भी लिखें सही लिखें, क्वेश्चन के मुताबिक जो आंसर हो वही लिखें। तो आप लोगों को पता होगा जो आईएमईडी सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये सब्जेक्ट जो है 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट है आपका, तो सेक्शन ए जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप है, सेक्शन बी जो है वो मैनेजमेंट है। आप लोगों को हम यही सजेस्ट करेंगे वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें। जितना भी यहाँ पर हम बता रहे हैं अगर आप उतना भी ध्यान से देखते हैं तब भी एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे, अगर आप भले ही शुरुआत से न पढ़े हो। क्योंकि यहाँ पर सभी चीज़ें हम डिटेल में बिल्कुल क्लियर करते चलेंगे और यहाँ पर जो चीज़ें हम आपको नहीं बताएंगे उसका बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में नोट्स हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड कर देंगे। आप 1 से 2 घंटे में पढ़ के उसका भी रिवीजन कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 पार्ट में जो है आईएमईडी सब्जेक्ट डिवाइड है। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो सभी को पता होगा सेक्शन ए से नहीं आते हैं। अधिकतर क्वेश्चन जो होते हैं वो सेक्शन बी से आते हैं, मैनेजमेंट पार्ट से। कम 25 से 30 नंबर के क्वेश्चन जो है मैनेजमेंट पार्ट से आते हैं और 20 नंबर का क्वेश्चन जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप पार्ट से आते हैं। तो दोनों ही पार्ट को देखेंगे इस वीडियो में हम। तो सबसे पहले देखते हैं हम एंटरप्रेन्योरशिप में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सभी क्वेश्चन को हम 1 बाय 1 करके देखेंगे और उसका सोल्यूशन भी ईजी लैंग्वेज में देखेंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो में भी हम आपको आईएमईडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बना चुके हैं। आप लोग इसको देख के क्वेश्चन नोट कर लीजिए और टेलीग्राम पर हम इसका पीडीएफ भी सेंड कर देंगे। तो अगर एंटरप्रेन्योरशिप यानी सेक्शन ए की बात करें तो उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको देख लेते हैं, फिर 1 बाय 1 करके इनका सोल्यूशन देखेंगे और सभी क्वेश्चन को समझाते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें यही है कि उद्यमी तथा प्रबंधक में अंतर स्पष्ट कीजिए, एक अच्छे उद्यमी में क्या गुण होने चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है उद्यमिता की अवधारणा को समझाइए, उद्यमी के कार्य तथा बाधाओं का उल्लेख कीजिए। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लगभग हर बार एग्जाम में ये क्वेश्चन कई प्रकार से करके पूछा जाता है। आंसर एक ही होता है लेकिन क्वेश्चन को कई प्रकार से करके पूछा जाता है। अब देखिए, इसमें तीसरा क्वेश्चन है कि एकल व्यवसाय तथा साझेदारी में अंतर स्पष्ट कीजिए तथा साझेदारी की विशेषता लिखिए। और बाकी जो है ये मैनेजमेंट से है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब पहले वाले चैप्टर से आपको इसमें दिखा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, पहले वाले चैप्टर से ही यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एमएसएमई द्वारा उद्यमिता विकास में दी जाने वाली सेवाओं का वर्णन करो। फिर एक क्वेश्चन है इसमें एसआईडीबीआई की भूमिका एवं कार्य पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो पहले हम सेक्शन ए मतलब एंटरप्रेन्योरशिप वाले पार्ट को कंप्लीट करते हैं, इसके बाद हम मैनेजमेंट वाले पार्ट को देखते हैं। तो चलिए, अब हम जो आपका पहला चैप्टर है इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा आप 100% कर लेंगे। पहले चैप्टर में हम देखते हैं सबसे पहले एंटरप्रेन्योर किसे बोला जाता है और एंटरप्रेन्योरशिप किसे बोला जाता है। तो देखिए, एंटरप्रेन्योर का हिंदी होता है उद्यमी या व्यवसायी, मतलब कि जो व्यवसाय करता है, जो बिजनेस करता है किसी नए आइडिया को लेकर, उसे ही बोला जाता है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप बोला, देखिए यहाँ पर सामान्य भाषा में बताएं तो एक ऐसा व्यक्ति जो किसी न्यू आइडिया को लेकर बिजनेस करता है उसे एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। मतलब आपके पास कोई एक नया आइडिया हो, आप उसे अपने बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं तो आपको एक एंटरप्रेन्योर कहा जाएगा। और यहाँ पर देखिए, उद्यमी के पास एक विचार होता है और वह उन विचारों को एक बड़े बिजनेस या व्यवसाय में बदल देता है। शुरुआत में उद्यमी कार्य के बदले में पैसे लेते हैं और लाभ कमाते हैं। धीरे धीरे यह आइडिया जो होता है एक बड़े बिजनेस में बदल जाता है। कहने का मतलब, आपके पास एक आइडिया होता है, आप उस आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट कर देते हैं। और स्टार्ट में तो बिजनेस जो आपका छोटा बिजनेस होता है उससे आप पैसे कमाते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप बिजनेस बड़ा हो जाता है उसके बाद क्या होता है, आप उसमें और व्यक्ति को रखते हैं और उससे अधिक पैसा कमाते हैं। फिर यहाँ पर देखिए, उद्यमी में सबसे विशेष बात यह होती है कि उनका कार्य करने का तरीका जो होता है वह अलग होता है, वो हमेशा स्मार्ट वर्क करते हैं। अब क्वेश्चन है कि एंटरप्रेन्योर तो हमने समझ लिया, एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। तो देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप जो है यह एक फ्रेंच भाषा है, फ्रेंच लैंग्वेज है। इसका अर्थ होता है उद्यमिता। यह व्यवसाय से संबंधित है। किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए विचार, साहस व रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए। अब यहाँ पर डेफिनेशन है कि उद्यमिता जो है उत्पादन के अवसर को देखने, नए उत्पादन के विचार, पूंजी लाने,
उद्योग के स्थापन के लिए स्थान ढूंढने हेतु उच्च प्रबंधकों का चयन करने का कार्य है। कहने का मतलब एक एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है उसमें आपको चांस देखना पड़ता है कि इस समय मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है और उस हिसाब से आपका आइडिया होना चाहिए। फिर उस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास पूंजी होना चाहिए। मतलब कि इन सभी कार्यों को करने का क्या होता है, एक कार्य होता है, उसी को बोला जाता है एंटरप्रेन्योरशिप। अब देखिए, हम अगर सामान्य शब्दों की बात करें तो सामान्य शब्दों में कहा जाए तो किसी आइडिया से एक नया बिजनेस शुरू करना उद्यमिता कहलाता है। अगर आप बिल्कुल इजी लैंग्वेज में इसका डिफिनेशन याद रखना चाहते हैं तो आप यही कह सकते हैं कि किसी आइडिया से एक नया बिजनेस शुरू करना ही उद्यमिता कहलाता है। किसी ऐसे स्थान पर जहां औद्योगिक वातावरण हो, ऐसे स्थान पर नए अनुभवहीन व्यक्तियों द्वारा उद्योग स्थापित का साहस व उपक्रम करना ही उद्यमिता कहलाता है। जो इस कार्य को करता है वह उद्यमी कहलाता है। मतलब जैसे आप उद्यमी हैं, अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, कोई बिजनेस कोई आइडिया आपके मन में है, आप उसको बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं तो आप उद्यमी हैं, और जो कार्य करेंगे वह क्या कहलाएगा, उद्यमिता कहलाएगा। फिर देखिए, उद्यमिता के अंतर्गत वस्तु का उत्पादन करना, उसको तैयार करना, व्यापार करना, बाजार रुख एवं सेवाएं आदि आते हैं। देश की आर्थिक स्थिति में उद्यमियों का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। फिर यहाँ पर देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है कोई जॉब नहीं होता है जिसमें आपको एक निश्चित समय में एक निश्चित काम करना हो। जैसे कि आप मतलब देखे होंगे ना कि एक लोग होते हैं जो बिजनेस करते हैं, एक लोग होते हैं जो जॉब करते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप यह जॉब नहीं होता है, आपको ये ध्यान रखना है। यह कोई जॉब नहीं होता है जिसमें आपको एक निश्चित समय में एक निश्चित काम करना हो, बल्कि इसमें कठिन काम करना होता है। अपने से एक छोटा सा आइडिया लेना होता है, उस आइडिया को ही एक बड़े व्यवसाय में बदल देना, ये क्या कहलाता है, उद्यमिता कहलाता है। अब क्वेश्चन एक और आ जाएगा एग्जाम में कि एंटरप्रेन्योरशिप की आवश्यकताओं पर टिप्पणी कीजिए। तो आप क्या लिखेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप नीड, हेडिंग डालेंगे एंटरप्रेन्योरशिप नीड, उसमें लिखेंगे उद्यमियों के होने से देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, लोगों को रोजगार मिलता है। अगर आप जॉब करेंगे तो किसी को रोजगार नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कि अगर आप कोई व्यवसाय करेंगे तो आप कई लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं तथा अनेक प्रकार की सुविधा हो जाती है। अब देखिए, बात करते हैं हम क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर। मतलब कई बार ऐसे एग्जाम में आ जाएगा कि एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट में अंतर बताइए, और जो एंटरप्रेन्योर होता है उसकी क्या क्वालिटी होती है उसको बताइए। तो देखिए, एक एंटरप्रेन्योर की कौन कौन से गुण होते हैं उसमें। एक सफल उद्यमी वही होता है जो अपने विचारों को व्यवसाय में बदल देता है। जोखिम अर्थात रिस्क उठाना उद्यमी की एक मुख्य विशेषता है। उद्यमियों में आत्मविश्वास भी अधिक होता है। उद्यमिता ज्ञान और अनुभव पर आधारित होता है। ज्ञान और अनुभव दोनों ही उद्यमिता की विशेषता है। लेकिन नया उत्पादन, नए संसाधन, नए तकनीकों को लाना उद्यमिता का विशेष गुण होता है। उद्यमिता लक्ष्यों, परिणामों और उद्देश्यों पर आधारित होता है, जो इन तीनों को ही प्राथमिकता देती है, भाग्य को नहीं। और आपको यहाँ पर ये सब बता दें कि जो कंटेंट लिखा गया है ये बुक का कंटेंट नहीं लिखा गया है। अगर आप बुक में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखा गया है, तो आप इसमें मैंने अपने नोट्स में वही लिखा है जिसको आप पढ़कर और भी चीज़ें लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने उद्यमिता का परिभाषा केवल छोटा सा दिया, लेकिन आप उसी को समझकर उससे ज़्यादा लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप बुक का पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर जितना लिखा है अगर आप इतना भी एग्जाम में लिख देते हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए, उद्यमिता लक्ष्यों, परिणामों और उद्देश्यों पर आधारित होता है, जो इन तीनों को ही प्राथमिकता देता है, भाग्य को नहीं। अब देखिए, एक उद्यमी में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो एक उद्यमी में निम्न प्रकार के गुण होने चाहिए। पहला होता है रिस्क लेने की क्षमता। मतलब कि नए आइडिया को लेकर कोई भी उद्यमी पहले से श्योर नहीं हो सकता, इसलिए रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए उद्यमी को मतलब कि एंटरप्रेन्योर जो होगा उसको जोखिम लेने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब आपको रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए। अब अगला है क्वालिटी, नवाचार की योग्यता। इनोवेटिव कार्य करना चाहिए। कहते हैं ना, कोई इनोवेटिव कार्य करिए, तो किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस में कुछ नया करके उसे और अच्छा बनाना ही क्या कहलाता है, इनोवेटिव मतलब कि नवाचार कहलाता है। अब देखिए, एबिलिटी ऑफ फ्यूचर विजन। मतलब आप देख सकें कि जो बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका मतलब कि फ्यूचर में इसका क्या मतलब एडवांटेज होगा। तो यहाँ पर एक ये भी क्वालिटी होना चाहिए, एक उद्यमी में यह गुण होना चाहिए जिससे वह पता लगा सके कि दी जाने वाली सर्विस की भविष्य में लोगों की ज़रूरत होगी या नहीं। नहीं तो ऐसा हुआ कि मार्केट में आज उस चीज़ की डिमांड है, आप उस चीज़ को, प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं और फ्यूचर में इसका कोई वो ही ना हो, मतलब कि उस प्रोडक्ट का कोई फ्यूचर ही ना हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक एंटरप्रेन्योर में एबिलिटी ऑफ फ्यूचर विजन में दूरदर्शिता का गुण होना चाहिए।
अब यहाँ पर देखिए जैसे हमने पॉइंट करके लिख दिया है, तो आपको यहाँ पर 3 तो हमने आपको डिटेल बता दिया। अब देखिए अगला जो है वो है आत्मविश्वास। तो आत्मविश्वास को आपको समझ लेना है कि एक एंटरप्रेन्योर में आत्मविश्वास का भी क्वालिटी होना चाहिए। इसके बाद आपको इसके बारे में डिटेल में लिखना है, केवल हेडिंग यहाँ पर हमने डाल दिया है। तो ऐसे करके आप IBD सब्जेक्ट को अच्छे से कम कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है इसमें आपको हेडिंग याद होना चाहिए। जैसे आप क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर है तो आपको इसमें पूरा डिटेल नहीं याद करना है, केवल हेडिंग याद कर लेना है। तो अगला क्वालिटी है एंटरप्रेन्योर का धैर्य। फिर इसके बाद देखिए भविष्य के प्रति आशावादी, परिश्रमी, चतुर व प्रसन्न, समय का मूल्य जानने वाला, समय अनुसार स्वयं को ढालना, इच्छा शक्ति भरपूर, पैसे को मैनेज करने की योग्यता। अब देखिए अगला है आपका फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। एग्जाम में पूछ सकता है कि एंटरप्रेन्योर क्या है, आप एंटरप्रेन्योर की कॉन्सेप्ट को समझाइए एवं उसके कार्यों को विस्तार से समझाइए। तो ये क्वेश्चन है आपका फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, उद्यमी के कौन कौन से कार्य होते हैं। तो देखिए एक उद्यमी को जो होते हैं कई कार्य होते हैं, जैसे कि वाला इसमें है अवसरों को पहचानना। सभी लोग व्यवसाय के अवसर को नहीं पहचान पाते, लेकिन एक उद्यमी के लिए यह समझना बहुत ही आसान होता है। फिर देखिए अगला है इसमें जोखिम उठाना। एक सफल उद्यमी जो होता है जोखिम लेने में विश्वास नहीं करता है। और तीसरा है नवाचार। नवाचार का मतलब होता है लगातार नए उत्पाद, अधिक उत्पाद, तकनीक, कुशल प्रक्रिया के माध्यम से एक संगठन विकसित करना है। अगला है देखिए वह अपने व्यवसाय का प्रबंध करता है तथा निर्णय भी खुद लेता है। वह कर्मचारी एवं श्रमिकों का चुनाव करता है तथा आवश्यक निर्णय लेता है। वह उद्योग लगाने के लिए स्थल का चुनाव करता है, धन का प्रबंधन करता है, धन जुटाता है, एक आइडिया की खोज करता है, नियंत्रण, निर्देशन और निर्णय लेना। ये सब काम जो होते हैं एक एंटरप्रेन्योर मतलब कि उद्यमी के जो कार्य होते हैं, ये सब कार्य होते हैं कि वह धन का प्रबंधन करे, धन को जुटाए, आइडिया की खोज करे, नया आइडिया कंट्रोल करे, जो भी उसका प्रोडक्ट हो उसका निर्देशन करे और डिसीजन ले। तो अब देखिए आप लोगों को बता दिए उद्यमी के कार्य और उद्यमी के क्वालिटी आपको बता दिए। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंटरप्रेन्योरशिप में कौन कौन से बैरियर, मतलब कि अगर आप एक उद्यमी जो है अगर वह सफल हो रहा है तो उसके मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं आ सकती हैं उसको बताना है यहाँ पर। देखिए उद्यमिता किसी उद्यमी द्वारा किसी उद्योग की स्थापना के लिए की जा रही गतिविधियों की एक प्रक्रिया है। एक उद्यमी की सफलता के मार्ग में कई प्रकार की बाधाएं आती हैं। अब देखिए जैसे कि पहला जैसे कि वित्तीय बाधाएं। तो देखिए सभी के पास एक अच्छा विचार, क्योंकि सभी के पास पैसा नहीं हो सकता है, उसके पास आइडिया तो हो सकता है लेकिन पैसा नहीं हो सकता है, तो यह एक बैरियर है एंटरप्रेन्योरशिप के, मतलब कि जो उद्यमी होगा उसके सफलता के मार्ग में एक प्रकार का बैरियर मतलब बाधा है कि उसके पास आइडिया तो है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। तो सभी के पास एक अच्छा विचार हो सकता है किसी व्यवसाय को शुरू करने के लिए, लेकिन आपका विचार कितना भी अच्छा क्यों न हो, प्रक्रिया को शुरू करने के लिए वित्त मतलब कि पैसा एक प्रमुख समस्या है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, वित्तीय समस्याएं हो सकती है लेकिन अगर उसके पास थोड़ा सा जानकारी है तो वो विभिन्न प्रकार के लोन गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, वहाँ से लेकर पैसे लेकर अपने आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन उसके लिए भी उसको नवाचार मतलब कि नई चीज़ों को सीखना पड़ेगा। अब देखिए इसमें अगला है सफल न होने का डर। आपके मन में एक आइडिया हो सकता है और आइडिया के लिए पैसे भी हो सकते हैं, लेकिन आपके मन में एक चीज़ बैरियर पैदा करेगा जो होगा सफल न होने का डर। आपको डर होगा कि आप सफल नहीं होंगे। तो देखिए सभी लोगों को असफलता का भय होता है जो उन्हें सफल उद्यमी बनाने में बाधा उत्पन्न करता है। अब देखिए अगला है इसमें तकनीकी बाधाएं। आपको सारी चीज़ पता है, आइडिया पता है, लेकिन आप जो नई टेक्नोलॉजी आज के युग में आ रहा है, अगर आप उससे परिचित नहीं होंगे तो आपका जो प्रोडक्ट होगा, जो आपका बिजनेस होगा वो काफ़ी पीछे चला जाएगा। तो तकनीकी बाधाएं भी आता है, कहने का मतलब नए नए तकनीक को अगर आप प्रयोग में नहीं लाते, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई आइडिया है, उसे प्रोडक्ट बनाना है, तो आपका जो वही प्रोडक्ट आप मैन पावर मतलब किसी व्यक्ति की सहायता से बनवाएंगे या खुद बनाएंगे, तो उसमें आपको ज़्यादा पैसे लगाने की आवश्यकता होगी, ज़्यादा समय लगाने की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि अगर आपको वही चीज़ जो 1 घंटे में बन रहा है वो आधे घंटे में भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास नई टेक्नोलॉजी नहीं पता होगी तो आप उसमें क्या करेंगे, मैन पावर की सहायता से बनवाएंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी पता होगी तो आप उसमें कम पैसा लगाकर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। तो इसमें यही कहा जाए तकनीकी बाधाएं भी आ सकती है कि जो एक एंटरप्रेन्योर होना चाहिए उसको नए टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए और नए नए तकनीकों को प्रयोग में ना ला पाना। यहाँ पर देखिए समय के साथ तकनीक में बदलाव ना करना पाना, मतलब जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजीज बढ़ता जा रहा है, तो उसके बारे में भी जानकारी होना आवश्यक है। और नहीं तो ये चीज़ें क्या होती हैं, एक एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कि एंटरप्रेन्योर के उद्यमी के मार्ग, सफलता के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है।
अगला है हानि बर्दाश्त करने का क्षमता। आप लोगों ने सुना होगा जब कोई बिजनेस करता है तो वो हमेशा एक रिस्क लेता है। वो अगर उसके पैसे लॉस भी चले जाते हैं तो उसके मतलब कि सहन करने की क्षमता होनी चाहिए, अन्यथा आप उस बिजनेस को छोड़ देंगे तो ये एक अच्छा नहीं होता है। तो जो एक एंटरप्रेन्योर होना चाहिए उसका उसके मार्ग में बाधा बन सकता है हानि बर्दाश्त करने की क्षमता। क्योंकि जब आप कोई भी बिजनेस खड़ा करते हैं तो उसके लिए पैसे की आवश्यकता होती है, और जब वो लॉस में चला जाता है तो एक सफल जो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर होता है वो उस चीज़ को समझता है, उसके कारण को समझता है, उसको सही करता है, लेकिन जो उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न कर सकता है हानि बर्दाश्त करने की क्षमता। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम में तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो एंटरप्रेन्योर के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन आपको 4 से 5 लिखना है तो हमने 4 आपको डिटेल में बता दिया। बाकी यहाँ पर देखिए अपर्याप्त प्रशिक्षण, संगठनात्मक बाधा, प्रैक्टिकल ज्ञान का अभाव, अपर्याप्त कुशलता और प्रशिक्षण। अब बात आती है, एक तो हो गया बिजनेस, अब बात आती है सोलर। कहने का मतलब व्यापारिक संगठन के लिए एकल स्वामी, मतलब कि एक स्वामी होगा। अब एक मतलब कोई बिजनेस होगा उसका एक स्वामी होगा, तो एकल स्वामित्व क्या होता है इसके बारे में समझना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो देखिए यहाँ पर एकल स्वामित्व का अर्थ है एक व्यक्ति का स्वामित्व, एक ही व्यक्ति व्यवसाय व्यापार का स्वामी होता है। अब देखिए व्यापार से संबंधित सभी काम और नियंत्रण उसके हाथ में होता है। एकल स्वामित्व का लक्ष्य लाभ कमाना होता है। हानि होने पर स्वामी को नुकसान उठाना पड़ता है, लाभ होने पर उसे फायदा होता है। वह अपने सभी संसाधनों को योजनाबद्ध तरीके से व्यवस्थित करता है। लाभ हानि में कोई भागीदारी नहीं होती है। व्यापार पर अकेले राज करता है। व्यवसाय से जुड़े सभी पूंजी का मालिक होता है। अब अगर इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो कम लागत कोई भी जुटा सकता है। अधिक जोखिम नहीं होता। अगर आप अकेले कोई बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं उसकी बात यहाँ पर कर रहा है। कम लागत कोई भी जुटा सकता है, कम लागत, और फिर यहाँ पर अधिक जोखिम भी नहीं होगा। स्थानीय बाजार जो होंगे पर्याप्त होंगे और एक ही व्यक्ति को काम करना पड़ेगा। और एडवांटेज जो है इसका वो है कि व्यवसाय को शुरू करने के लिए अतिरिक्त व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यह एकल स्वामित्व का व्यवसाय है तो इसमें एक ही व्यक्ति को आवश्यकता होगी। अब इसमें देखते हैं प्रारंभ हुआ अंत करने की सरलता, इसका दूसरा एडवांटेज है। तो देखिए इसे जब इसे प्रारंभ हुआ बंद कर सकते हैं, कोई विशेष औपचारिकता पूरा करना नहीं है। लेकिन अगर आप एक बिजनेस खड़ा करते हैं तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उसके बाद जब बंद करेंगे तो वहाँ से हटवाना पड़ता है, तो बहुत सारी चीज़ें करना पड़ता है। लेकिन जो एकल स्वामित्व होता है उसमें जो अकेले एक बिजनेस करता है वह किसी प्रकार की उसको औपचारिकता को पूरा नहीं करना पड़ता है। कोई भी बिजनेस चाहे जब स्टार्ट कर दे और चाहे जब बंद कर दे। और यहाँ पर देखिए अगला जो एडवांटेज है इसका वो है शीघ्र निर्णय। जो शीघ्र निर्णय है देखिए इसमें कि इसका प्रमुख गुण यह है कि इसमें निर्णय एक ही व्यक्ति द्वारा लिए जाते हैं। निर्णय लेने में विलंब नहीं होता है। व्यापारिक अवसरों का लाभ उठाया जा सकता है। अगला इसमें देखिए है गोपनीयता। तो इसका सबसे लाभ जो होता है गोपनीयता, क्योंकि व्यवसाय के संपूर्ण कार्यों की जानकारी केवल एक ही व्यक्ति को होती है। और प्रत्यक्ष प्रेरणा, एकाकी व्यापार में व्यवसायी को प्रत्यक्ष प्रेरणा मिलती है, अधिक कार्य अधिक लाभ। अब अगर इसके हम डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज जो है देखिए अब जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज कुछ ज़्यादा ही पूछा जा रहा है। तो आप लोग चाहे एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ें चाहे सोलो प्रॉपर्टीशिप पढ़ें तो सब में इसका एडवांटेज पढ़ के जाएँ। तो देखिए इसका डिसएडवांटेज सीमित आर्थिक शासन, गलत निर्णय हो सकता है, सीमित एवं प्रबंधकीय क्षमता। एक व्यक्ति जो होता है सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता, अतः एकाकी व्यापार की योग्यता सीमित रह जाता है, जिससे वह कोई बड़े व्यापार की दिशा में बहुत कुशलतापूर्वक प्रबंध करने में असमर्थ होता है। फिर इसमें देखिए अगला हेडिंग वाइज देख लीजिए, असीमित दायित्व है, अस्थायी दायित्व है, उतावले होकर निर्णय लेना, अनुपस्थिति में हानि। अब देखिए इसमें जो अगला है ये हमने एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ लिया, सोलो प्रोडक्ट पढ़ लिया, उसके बाद मतलब एकल स्वामित्व का पढ़ लिया। अब इसमें साझेदारी में कोई बिजनेस कैसे होता है वो देखते हैं। देखिए इसमें है जिस व्यापार के 2 या 2 से अधिक स्वामी होते हैं तथा उनका आपस में निश्चित व्यापारिक समझौता होता है उसको साझेदारी कहते हैं। साझेदारी जो होता है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की वह संस्था है जिसमें वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से किसी व्यापार को वैधानिक रूप से चलाने, अपना स्वामित्व रखने तथा उसमें होने वाले सामूहिक लाभ को प्राप्त करने के लिए निजी धन संपत्ति, श्रम तथा कुशलता का सामूहिक प्रयोग करते हैं। तो इसे पार्टनरशिप बोला जाता है। बाकी इसका टेलीग्राम पर पीडीएफ हम दे देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब साझेदारी की विशेषताएं जो है देखिए, साझेदारी की विशेषताएं जो है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का होना, साझेदारी के मध्य अनुबंध, व्यवसाय संचालन। साझेदारी के लिए यह आवश्यक है साझेदार मिलकर व्यवसाय चलाएं। तो यहाँ पर इसके जो विशेषताएं हैं वो भी एग्जाम में आ सकते हैं। विशेषताएं यहाँ पर देख सकते हैं। फिर एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप कि इसके क्या क्या एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज भी आ सकता है। अब देखिए यहाँ पर एक लास्ट होता है कि
स्कीम स्कीम ऑफ असिस्टेंस बाय एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट एजेंसीज, मतलब कि राष्ट्रीय स्तर उद्यमी सहायता एजेंसियों द्वारा कौन कौन सी सहायता के लिए योजनाएं प्रदान की जाती हैं। अब इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए, सरकार जो होता है सभी उद्योगों के विकास के लिए सहायता प्रदान करती है। इसके लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसमें से कोई एक जो है एग्जाम में आ सकता है। देखिए यहाँ पर NSIC है, इसका नाम होता है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। इसको हिंदी में बोला जाता है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड। यह क्या होता है? यह देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को विकसित करने, उन्हें सहायता देने तथा उनके विकास में वृद्धि करने का कार्य करता है, NSIC जो होता है। इसके बाद देखिए, इसमें है एक NRDC। NRDC क्या होता है? तो NRDC का फुल फॉर्म होता है नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये क्या होता है? इसको राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास निगम कहते हैं। यह भारत सरकार का एक उपक्रम है जो कि 1953 में स्थापित हुआ। तो इसके बारे में लिखने के लिए आ सकता है एग्जाम में। फिर अगला जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताए हैं वो है आपका MSME। MSME के बाद आपका SIDBI है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि SIDBI क्या योगदान देता है। तो SIDBI का मतलब होता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या करता है? जैसे कि किसी कोई बिजनेस के लिए लोन प्रोवाइड करता है। यह जो होता है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसे हिंदी में कहते हैं, और इसकी स्थापना जो हुई थी 2 अप्रैल 1960 को हुई थी। और यह जो होता है SIDBI जो होता है एक बैंक होता है जो कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम यानी MSI कारोबारियों को बिजनेस लोन प्रोवाइड करता है। SIDBI के बाद इसमें देखिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नाबार्ड हो गया और NABARD, NIESBUD, ये इसके बारे में भी आ सकता है टिप्पणी करने के लिए। तो इसमें देखिए नाबार्ड जो है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ये भी विभिन्न प्रकार के लोन प्रोवाइड करती है अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और NIESBUD, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। यह जो होता है एक सोसाइटी है जो कि उद्यमिता को क्या करता है? बढ़ावा देता है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य के औद्योगिक नीति के प्रमुख लक्षण। तो हरियाणा राज्य के औद्योगिक नीति के प्रमुख लक्षण कौन कौन से थे? ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए, पहले चैप्टर से आप कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आप लिख सकते हैं। और आपको बता दें, जो एंटरप्रेन्योरशिप है, मतलब कि जो उद्यमिता है, उसी को कई प्रकार से करके एग्जाम में पूछा जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, या कोई एंटरप्रेन्योरशिप का जो डेफिनेशन होगा उसी डेफिनेशन को दे देगा और बोलेगा कि यह किस प्रकार से इसकी व्याख्या कीजिए। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी चैप्टर 1 से कोई भी क्वेश्चन आएगा, कोई छूटने वाला नहीं है। 5-7 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 5-7 नंबर आपका फिक्स रहेगा।